फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बीपीएससी एईडीओ का जो है अब बहुत कम समय ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में जाने की जो है समय बच चुके हैं। तो जिसमें आप लोगों को 14 और 15 अप्रैल का पहला पेपर होने जा रहा है। जिनका जो वे पहले दिन पेपर है, तो उनका पेपर 14 और 15 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो आपको 3 पेपर देना है एक व्यक्ति को, और तीनों ही पेपर के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को अंत तक देखेंगे उनको बिल्कुल बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा एग्जाम हॉल में। क्योंकि बीपीएससी में जो आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने जा रहा है, ये आप लोग देखोगे कि मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 3 सब्जेक्ट पे आपके सिलेक्शन होना है। और साथ में आपको इंग्लिश और जो है हिंदी में क्वालिफाइंग करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे खास करके जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों ही सब्जेक्ट के प्रश्नों को रखा हुआ है, जहां पे आपको सिलेक्शन लेना है। और ये क्लास डेली आप लोगों को मालूम है कि शाम में ही चलता है। बीपीएससी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, एईडीओ वाले, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है। जिनको पता नहीं है तो बिल्कुल आप शाम में 7 PM पे ये क्लास को डेली आप देखते हो, और सुबह में 6 AM पे। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल डेली जो है किया करो। ठीक है, तो चलिएगा आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम के जो भी क्लास में मैं प्रश्न करा रहा हूं, ये गेस किया हुआ प्रश्न है। बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे जो एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने प्रश्नों को उठाया है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करना ही होगा। देखिएगा, आज पहले मैंने साइंस के प्रश्नों को भी रखा हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में 20 से 30 क्वेश्चन साइंस के होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साइंस में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कह रहा है एपिजेनेटिक्स का तात्पर्य क्या है? एपिजेनेटिक्स का जो है तात्पर्य आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला। अगर आपको पता है तो आप बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। सभी लोग अपने अपने प्रश्नों के राइट उत्तर दो। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है ऑप्शन नंबर आप लोग का बी, कि डीएनए अनुक्रम को बदले बिना जीन की अभिव्यक्ति में होने वाला जो है परिवर्तन, आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिग्स बोसोन कण को जो है गार्ड पार्टिकल भी कहा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर, कि अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्वांटम उलझाव की जो है सटीक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्वांटम उलझाव की जो है सटीक व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, कि दो कणों का एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ना कि एक ही स्थिति बदलने पर दूसरे को तुरंत बदल जाए, चाहे वे कितनी भी दूर हो। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्रिस्पर Cas9
तकनीकी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बता रहे हैं कि जीन एडिटिंग में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जीन एडिटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब एक श्वेत बौना तारा अपने द्रव्यमान की जो है अधिकतम सीमा को पार कर जाता है तो वह जो है सुपरनोवा बन जाता है। इस सीमा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जब एक श्वेत बौना तारा अपने जो है द्रव्यमान की अधिकतम सीमा को पार कर जाता है तो वह जो है सुपर बौना बन जाता है। इस सीमा को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इस सीमा को जो है चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने प्रकाश को किस रूप में माना था? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है कण या फोटोन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कण या फोटोन। जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7वां, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश कीजिए। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7, सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, द्रव्यमान हाइड्रोजन और द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है? क्वेश्चन नंबर 8, आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है जो न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कैडमियम या बोरॉन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रति पदार्थ के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन का जो है प्रतिकण कौन सा है? प्रति पदार्थ के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, नौवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पॉजिट्रॉन बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं, बताएंगे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो जिन्होंने बताया है 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे मेडुला ओब्लोंगाटा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11,
11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रेड रेक्टिफायर, बिल्कुल राइट उत्तर है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने वाला प्रसिद्ध जो है प्रयोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को समझने वाला प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा है? तो जिन्होंने बताया है कि जो है यंग का डबल स्लिड प्रयोग, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है आर्गन, AR है, बिल्कुल राइट उत्तर है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट उत्तर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक होलोग्राम बनाने के लिए किस प्रकार की जो है प्रकाश किरणों की उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि एक होलोग्राम बनाने के लिए किस प्रकार की जो है प्रकाश किरणों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जिन्होंने बताया है लेजर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेजर। लेजर जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जेनेटिक कोड की खोज के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। जेनेटिक कोड की खोज के लिए किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है हरगोबिंद खुराना को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहां हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल यार कम से कम लाइक करो। आपके हर एक सब्जेक्ट को एक ही क्लास में अगर कोई पढ़ा रहा है, एक ही जगह पे तीनों ही पेपर का बिल्कुल फ्री में कोई तैयारी करा रहा है, तो उसका सपोर्ट बिल्कुल आपसे मिलना चाहिए। तो बिहार का सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि ये जो है अंजुमन इस्लामिया हाल पटना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह उच्च शिक्षा में स्वायत्तता सुनिश्चित करे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह जो है उच्च शिक्षा में स्वायत्तता सुनिश्चित करे? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर प्रवृष्ट 66 और प्रवृष्ट 25 का जो है संयोजन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के किस अधिवेशन में
सर्वप्रथम पृथक बिहार के निर्माण की मांग रखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक बिहार के निर्माण का मांग रखी गई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 1908 पटना अधिवेशन में, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1908। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पबना विद्रोह 1873 से 1876 के दौरान किसानों के अधिकारों का समर्थन करने वाले बिहार के किस प्रमुख समाचार पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुके हैं। 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। पबना विद्रोह के दौरान किसानों के अधिकारों का जो है समर्थन करने वाले बिहार के किस प्रमुख जो है समाचार पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो जिन्होंने बताया है बिहार हेराल्ड, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस शिक्षा आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा के जो है विकेंद्रीकरण और जिला स्तर पर इसके जो है प्रबंधन की सिफारिश की थी? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, हंटर आयोग 1882। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और वहां खालसा भूमि का जो है विस्तार किया? बिहार के कौन सा वो शासक था जो पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया? तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये तो करने वाला शेरशाह सूरी ही है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यशपाल समिति की रिपोर्ट का जो है शीर्षक क्या था जिसके उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे को बड़े बदलाव की जो है सिफारिश की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर यहाँ पे उच्च शिक्षा का नवीकरणीय और कायाकल्प, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध महात्मा गांधी के साथ ब्रज किशोर प्रसाद के अलावा और कौन सा नेता मुख्य रूप से सक्रिय था जिसे बिहार का गांधी भी कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति में बिहार में कौन सा जो है शामिल नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको याद रखना है, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कार्बन डेटिंग तकनीकी का उपयोग करके बिहार के किस पुरातात्विक स्थल की आयु लगभग 2500 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपको याद रखना है। चिरांद सारण में है, चेचर वैशाली में है, सेनुआरा रोहतास में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय एस की आय से कितनी प्रतिशत कम है? क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो। गणित का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखने में बहुत छोटे होते हैं पर जब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ऐसे प्रश्न होते हैं आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण। एक बार क्लास को शेयर कर लो सभी लोग, तो
जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से अब तक नहीं जुड़े हैं, ताकि उनको भी ये क्लास का नोटिफिकेशन पता चल सके। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एक तो है ए हमारे पास और दूसरा व्यक्ति है बी। इसने कहा है कि ए जो है ए, उसका आय बी से अर्थात बी को हम मान लेते हैं कि बी के पास टोटल परसेंटेज में 100% कमाई है, और इसने कहा है कि भाई साहब इससे बी ए जो है 25% अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि ए को दे देंगे 125, तभी तो 25% अधिक होगा। अब इसने कहा कि ए जो है ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहां से देखो कितनी कम है, 125 से 100 कितना कम है, तो 25% कम है। कितना पे, तो 125 पे। ए से हमें तुलना करना है, गुणे 100, 25 चौका 100, 4 के पहाड़े में ये 100 20 4 25 चौका 100 होता है ना, 25 5 125 होता है ना भाई साहब। यहाँ पे 5 5 के पहाड़े में 100, 20 25 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। एक आयताकार हॉल की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। इसके फर्श पर जो है 30 सेमी भुजा वाली कितनी जो है वर्गाकार टाइल्स जो है लगेंगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो है आप लोगों के क्षेत्रमिति के प्रश्न है, और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आपको काफी ज्यादा जो है डिस्टर्ब करते हैं एग्जाम हॉल में। सबसे पहले क्षेत्रमिति के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कह रहा है कि आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। हॉल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई कर लो। लंबाई दिया गया है 15, चौड़ाई दिया गया है 12, 12 में 15 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 180। ठीक है जी, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इसने कहा इसके फर्श पर 30 सेमी भुजा वाले कितनी वर्गाकार टाइल्स, वर्ग के आकार का टाइल्स आपको लगाना है, अर्थात वर्ग के आकार का टाइल्स लगाना है, अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 30 गुणे 30 कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया 180, और सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे देखिए इस सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करना है, तो आपको सेंटीमीटर के लिए कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 2 बार सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 100 से गुणा कर लो। फिर यहाँ पे देखो 30 है, तो यहाँ पे क्या करोगे 30 गुणे 30 गुणे कितना करोगे 30, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे उस फर्श का, तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दिया है 30, तो 30 में 30 गुणा कर लो और भाग दे दो। यहां से कर दो, यहाँ पे 30 3 6 18 6 हो जाएगा। फिर 1 0 से 1 0 काट दो, 3 के पहाड़े में ये 2 मर्द में, अर्थात 2 और कितने जीरो, 3 ठो जीरो बचा हुआ, 1 ठो यहाँ पे 2 ठो यहाँ पे, 2000 आपके जो है टाइल्स की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। ये जो श्रृंखला दिया गया है इसको जो है आप लोगों को पूरा करना है। बताइएगा कि यहाँ पे जो है इस श्रृंखला में आप लोगों को अगला वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। रीजनिंग का प्रश्न है। 7 से 10 हुआ, आप कहोगे 3 प्लस, 10 से 16 हुआ, कितना हो गया 6 प्लस, 16 से 28 हुआ, कितना प्लस 12, 28 से 52 कितना हो गया 24 प्लस। तो इसके आगे हमें निकालना है। देखिए 3 से 2 गुना करेंगे 6, 6 से 2 गुना करेंगे 12, 12 से 2 गुना करेंगे 24, 24 में 2 गुना करेंगे 24 दूना 48, 48 जोड़ लो, 8 2 10, 10 का जीरो अर्थात 100 हो रहा है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो है सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि 15 जनवरी 2024 को सोमवार था तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सबसे पहले आप समझोगे यहाँ पे कि प्रश्न में क्या कह रहा है, 15 जनवरी 2024, तो 2024 क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, सबसे पहले पता करना है। तो इसमें 4 से भाग देना होता है, 4 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो आपको पता है कि इसके बाद यहाँ पे अगला जो है 15 जनवरी, यानी कि 15 जनवरी 2024 में फिर 15 जनवरी 2025 में हमें जाना है, अर्थात 1 साल बाद हमें जाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा ही लीप वर्ष में 2 प्लस किया जाता है,
अर्थात यहाँ पे सोमवार है तो सोमवार में 2 प्लस कर दो, सोमवार में मंडे में 2 प्लस करो तो मंडे के बाद क्या होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद से वेडनेसडे अर्थात बुधवार जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर जो है हमें पता करना है कि कितने दर पे जो है ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं, क्या लगता है आपको 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर? क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप समझने की कोशिश करोगे सभी लोग, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, अर्थात अगर 1 रुपया आपके पास है तो ये 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2 रुपया हो जाएगा। कितने समय में? 10 वर्ष में। अर्थात 1 रुपया तो आपके पास आपका पैसा था और 2 रुपया हो रहा है, अर्थात 1 रुपया यहाँ पे क्या दे रहे हो आप? ब्याज के रूप में। तो यहाँ पे आपका ब्याज हो रहा है 1 रुपया, मूलधन आपका 1 रुपया है, मूलधन गुणे समय, समय कितना है 10 वर्ष, गुणे दर, दर हमें पता नहीं है, बट्टा में हो जाएगा 100। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये 10 से 1 में गुणा होगा 10 और इधर हो जाएगा आर, अर्थात आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10%। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे भिन्न हमें चुनना है, अर्थात यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है, जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। देख लो अलग कौन सा है। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो 2 और लिखा है 4, इसके बीच का अंतर 2 है। यहाँ पे देखो आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे, पी होता है कितना पे 16 पे, एन होता है 14 पे, ये डब्ल्यू होता है 23 पे और ये होता है 25 पे। यहाँ पे 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 2 प्लस, पर यहाँ पे 16 से 14 लिखा है, यहाँ पे माइनस का 2 किया हुआ है, अर्थात अलग क्या है? ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.81 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करोगे सभी लोग, तो ये रूट से निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पे रूट से निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आपको कितना मिलेगा? 0.1 मिलेगा, 0.1 हो जाएगा, प्लस इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0.9, इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 10 के 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 1 10 हासिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना, 9 1 10। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट उत्तर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाषा के जो प्रश्न होते हैं खास करके आपके एग्जाम हॉल में ज्यादातर महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाषा वाला प्रश्न को आपको बेहतर तरीके से समझना होगा। सॉल्व करिएगा, सभी लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ए जो है बी से छोटा है, ए क्या है? बी से छोटा है, बी से छोटा कौन है? ए। उसके आगे कह रहा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा है कौन? ए का बात हो रहा है कि ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा हो गया, जो ऊपर है वो बड़ा है तो सी से बड़ा हो गया। ए कह रहा है डी ए से छोटा है, डी कौन है? ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, अर्थात यहाँ पे देखो बी के बाद आपको ए हो जाएगा, इसने कहा है डी जो है ए से छोटा है, डी जो है ए से छोटा है, तो ए से छोटा अर्थात डी यहाँ पे आ जाएगा, देखो ए से छोटा हो गया लेकिन सी से लंबा है, सी से लंबा भी हो गया कौन? डी। डी जो है देखो सी से लंबा भी हो गया और बी से छोटा भी होगा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? बिल्कुल सिंपल सा है, आप देख रहे हो सबसे नीचे सी है तो सी ही सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि किसी कुट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है तो कॉफी को क्या लिखा जाएगा। बोला जा रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में वाटर को ये लिखा जाता है तो कॉफी को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है और ये प्रश्न आपके राइट उत्तर के साथ बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे W के बाद लिखा है X मतलब +1, E के बाद लिखा है B मतलब +1, T के बाद लिखा है U
अर्थात +1। ई के बाद लिखा है एफ, आर के बाद एस, सब में +1 किया गया है। तो आप भी प्लस कर दो 1, सी के बाद डी, ओ के बाद पी, एफ के बाद जी, डबल जी होना चाहिए, डबल जी, पी डबल जी। यहाँ पे क्यू लिखा, बिल्कुल गलत। यहाँ पे डबल एच, यहाँ पे मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसके आगे चलो, ई के बाद एफ, ई के बाद एफ, यहाँ पे तो बिल्कुल सिमिलर हो गया क्या भाई साहब? दोनों ही ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहा है का? दोनों ही सही लग रहा है जी। अब भी देख लो, दोनों ही सही लग रहा है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, एक ही जैसा। दो संख्याओं का योग 40 है और इनका अंतर 10 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ये दोनों ही संख्याओं का अनुपात आपको निकालना है। दो संख्या, मान लो एक ए है और एक बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनका योग करोगे, जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनका अंतर अर्थात ए माइनस बी, इन दोनों को घटाओगे तो ये आएगा 10। अब इनको जोड़ लो, ए प्लस में है, बी प्लस में है, एक बार माइनस में, जोड़ोगे तो कट जाएगा। ए दोनों बार प्लस में है, ए जोड़ोगे 2 ए हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 50। यहां से काटोगे तो ए का वैल्यू मिलेगा हमें 25। ए का वैल्यू हमें पता हो गया कि 25 है। बी का वैल्यू निकाल दो और इनका अनुपात निकाल दो। बी का वैल्यू कितना आएगा आप देख लो। ए का वैल्यू यहाँ पे रखो 25, 25 इधर जाएगा, माइनस के हो जाएगा 25, घटाओगे तो 15 आएगा। आप यहाँ पे काट दो, 5 में 5, 5 या 15, 5:3 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इनका अनुपात क्या बना? 5:3। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और जो है आप लोग को अगर ये क्लास अच्छा लगा है और डेली करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अंतिम के जो आपके 3 से 4 दिन का समय है, इसमें जो भी प्रश्न कराया जा रहा है बिल्कुल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा एग्जाम हॉल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।